नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है बियॉन्ड द फ्रंटियर्स। इस टॉपिक के अंतर्गत देखने को मिलेगा कि मुगल काल में जितने भी इतिहासकार हैं उस समय के, वो मुगल शासकों के बारे में अलग अलग हमें जानकारी देते हैं, जिसमें देखने को मिलेगा कि अलग अलग शासकों के द्वारा जो एडॉप्ट किए गए टाइटल्स कौन कौन से थे, उन सभी का विस्तृत विवरण हमें प्राप्त होता है। साथ ही देखने को मिलेगा कि मुगल शासक व उनके पड़ोसी मीन्स नेबरहुड्स जो स्टेट्स थे, उनके साथ इनके कैसे पॉलिटिकल रिलेशन थे, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। साथ ही देखने को मिलेगा कि जब धर्म की मीन्स रिलीजन की बात आएगी तो अकबर के द्वारा इबादत खाना की स्थापना की जाएगी, जहां पर वो बहुत सारे धर्म के जो लीडर्स हों या वक्ता हों या जानकार हो, उनके साथ डिस्कस करेगा, जिसमें हम जेसुइट मिशनरी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चलिए चलते हैं और विस्तार से इस पूरे टॉपिक को समझते हैं। टाइटल्स ऑफ द किंग्स। इस टॉपिक के अंतर्गत देखने को मिलेगा कि जितने भी राइटर्स थे, क्रॉनिकल्स थे, इनसे हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि जितने भी मुगल बादशाह थे वो बहुत बड़े बड़े टाइटल्स को अडॉप्ट करते थे, जिसके अंतर्गत देखने को मिलता है कि उनके द्वारा जैसे शहंशाह मीन्स किंग ऑफ द किंग, राजाओं का राजा जैसे टाइटल लिए गए। साथ ही हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जहांगीर वर्ल्ड सीजर मीन्स विश्व विजेता या विश्व को जीतने वाला। तो जब शाहजहां के टाइटल्स को जाकर देखेंगे तो इसका मीनिंग निकलेगा किंग ऑफ द वर्ल्ड मीन्स पूरे संसार का शासक या राजा। तो इन टाइटल्स से हमें ये देखने को और समझने को मिलता है कि द क्रॉनिकलर्स ऑफ्टन ड्रू ऑन दीज टाइटल्स एंड देयर मीनिंग टू रिट्रेट the claim of Mughals emperor to uncontested territories and political relation। कहते हैं जो अविजित क्षेत्र हैं, जो जीते नहीं गए हैं, उन क्षेत्रों पर और साथ ही राजनीतिक संबंधों को वर्णन करने मीन्स एक्सप्लेन करने के लिए ये दिखाते हैं कि हमारा इन क्षेत्रों पर अधिकार है, जबकि जीते नहीं गए हैं। ऐसी बातें इन टाइटल्स से ये मुगल बादशाह जाहिर करते हैं या बताने की कोशिश करते हैं, जिसमें देखिए शाहजहां कहता है कि किंग ऑफ द वर्ल्ड, कहते हैं पूरे संसार का ये क्या है, शासक। तो इन टाइटल्स से आपको क्या नजर आता है? तो ये जो अविजित क्षेत्र हैं उन पर भी अपनी अधिकारिता को दर्शाने का प्रयास करते हैं। जब आगे चलकर देखते हैं, yet the same contemporary histories provide account of diplomatic relationship and conflict with the neighborhood political powers। साथ में हमें यहाँ पर ऐसे जो neighborhoods जो स्टेट्स थे उनके साथ इनके राजनीतिक संबंध कैसे थे, जिसमें हम ईरानी हो, तुरानी हो और अन्य जितने भी शासक रहे थे उनके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स तक को भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही देखेंगे दीज रिफ्लेक्ट सम टेंशंस एंड पॉलिटिकल राइवलरीज अराइजिंग फ्रॉम द कंपीटिंग रीजनल इंटरेस्ट। सो ये चीज़ें भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। जब हम द सफाविद एंड कंधार को समझेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि बाबर यहाँ से निकलकर काबुल होते हुए इस पूरे क्षेत्र को आगे बढ़ते हुए अधिकार करता है। लेकिन जब यहाँ पर देखने को मिलता है कि इनके बाद वाले जितने भी शासक हैं इस हिंदू कुश पर्वत को अपनी आइडियल बाउंड्रीज माना करते थे, जिससे यहाँ पर देखते हैं लाहौर हो और पास में ही देखेंगे आप कंधार हो, इस क्षेत्र तक ये अपनी पकड़ मजबूती से रखते थे। और अफगानिस्तान एक ऐसी बाउंड्री होती थी जिसको ये अपने अधिकार, इस साइड इंडिया साइड जो अफगानिस्तान वाले हैं यहाँ पर मुगल शासकों का अधिकार रहेगा, और इसके अपोजिट साइड देखने को मिलेगा कि ईरान हो, तुरानीज हो, इन सभी जो आक्रांता मीन्स अटैकर्स का अधिकार क्षेत्र रहेगा। बहुत सी बार देखने को मिलेगा कि ये लोग इस साइड अटैक करेंगे, हाँ, लेकिन ये मजबूती से इस सीमा को प्रोटेक्ट या दीवार को या यहाँ की जो सीमा बंदी को मजबूत रखते हैं, ताकि ये कोई भी आक्रमणकारी इस ओर ना बढ़ जाए। इसके लिए देखने को मिलता है कि स्वयं अकबर भी
अपनी कैपिटल्स को आगरा से ले जाकर लाहौर में स्टैब्लिश करता है। ये वाली बातें अभी डिस्कस करने वाले हैं। द पॉलिटिकल एंड डिप्लोमेटिक रिलेशन बिटवीन द मुगल किंग्स एंड द नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ द ईरान एंड तुरान्स hinged on the control of the frontier defined by the Hindu Kush mountain that separate Afghanistan from the regions of Iran and Central Asia। जब हम चलकर देखते हैं ये वाली बाउंड्री, अभी हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देख लीजिए कि जो हिंदू कुश ही जो ईरान और तुरान के मध्य जो बाउंड्री को डिवाइड करता है, इधर कौन है? मुगल्स, इधर मुगल्स हैं और इधर आपको देखेंगे जो यहाँ पर ईरानीज और तुरानीज को आप इस साइड में देखने को मिलेगा। ऑल द कंक्यूरर्स हु सॉट टू मेक देयर वे इनटू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट्स हैड टू क्रॉस द हिंदू कुश टू हैव एक्सेस टू नॉर्थ इंडिया। और यहाँ पर जितने भी अटैकर्स थे उनका प्रयास रहता था कि वो इस रास्ते से हिंदू कुश को पार करके नॉर्थ इंडिया पर वो अटैक करे। ये वाली बात हमें यहाँ से देखने को मिलती है। A constant aim of Mughal policy was to ward off this potential danger by controlling strategy outpost, notably काबुल्स एंड कंधार। और साथ ही देखने को मिलेगा कि ये देखो पिंक वाला जो क्षेत्र था मोस्टली इन्हीं के मुगल शासकों के मतलब कंट्रोल में रहेगा, जिसमें आप देखिए कंधार हो और काबुल हो, इसको ये अपनी आइडियल बाउंड्री मानते थे, ये हम बात कर चुके हैं। तो इनकी वो हमेशा सुरक्षा में लगे रहते थे। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि कंधार ईरानी शासकों के पास मीन्स सफाविदों के पास चला जाएगा और कभी वापस मुगलों के पास भी आ जाएगा। तो इसी को हम डिस्कस करते हैं। कंधार वॉज अ बॉर्न ऑफ कॉन्टेंशन बिटवीन द सफाविद एंड द मुगल्स। यहाँ पर देखने को मिलेगा कि ये वाला कंधार, ये जो कंधार हैं यहाँ पर जो इसी को लेकर ईरान और जो मुगलों के बीच, मुगल शासकों के बीच बहुत सी बार कॉन्फ्लिक्ट भी देखने को मिलता है। और यहाँ पर जब चलकर देखते हैं तो बच्चों आपको देखने को मिलेगा कि ये कंधार ही है जिसको लेकर इनके राजनीतिक हो आर्थिक संबंध डिपेंड करते हैं मुगल्स, ईरानियन एंड तुरानियन के। जब आगे चलते हैं, द फोर्ट्रेस टाउन्स हैड इनिशियली बीन इन द पोजेशंस ऑफ हुमायूं, रिकंक्यूर्ड इन 1595 बाय अकबर। कहते हैं इससे पहले अकबर के जो पिता हुमायूं थे उनका तो इस क्षेत्र पर अधिकार था, लेकिन जब आगे चलकर हमको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर इस क्षेत्र पर अकबर वापस अपनी विजय कर लेता। कहते हैं इसको 1595 में फिर वापस इसको ये जीतता है। किसको? कंधार को। कौन? अकबर। इस प्रकार ये बार बार इस क्षेत्र को मतलब अपने कंट्रोल में लाने का प्रयास करते थे। क्यों करते थे मान सिंह जी? क्योंकि ये इनकी आइडियल बाउंड्री थी। अगर इससे इन लोगों ने यहाँ से ये लोग पीछे हटते हैं तो ये आसानी से कोई भी आक्रांता मीन्स अटैकर इस क्षेत्र पर अपना अधिकार जमा सकता है। ये वाली बात देखेंगे। साथ ही आपको देखने को मिलेगा कि while the Safavid court retained diplomatic relation with the Mughals, it's continued to stay claim to कंधार। कहते हैं कि यहाँ पर जो मुगल शासक बहुत सी बार अपने जो दूत को भेजेंगे और उनको कन्विंस करने का प्रयास करेंगे कि इस पर हमारा अधिकार है, लेकिन फिर भी उनके अधिकार जो उनकी बातें हैं वो असफल होती हैं। ऐसा हमें देखने को मिलता है जो भी इतिहासकारों के लिखे गए रिकॉर्ड्स के आधार पर। जब आगे चलकर देखते हैं इन 1613 जहांगीर सेंट डिप्लोमेटिक, तो इसी कंटिन्यूटी में जहांगीर भी अपना प्रयास करता है और वो भी असफल होता है। जब आगे चलते हैं इन द विंटर ऑफ 1622 अ पर्शियन आर्मी बिसीज्ड कंधार। कहते हैं यहाँ पर जब चलकर देखते हैं कि एक पर्शियन आर्मी आती है
और कंधार पर अटैक कर देती है। अभी जो मुगल आर्मी है वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो इसकी रक्षा कर सके और इसी के कारण वो डिफीट हो जाती है और पूरे शहर और कंधार को पर्शियन मीन्स सफाविदों के हवाले कर देती है। सो ये वाली बात हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। जब चलकर देखते हैं द ओटोमन्स पिलग्रिमेज एंड ट्रेड्स की बात करेंगे कि जो ओटोमन क्षेत्र था वहाँ पर भी मुगलों और इन क्षेत्र के शासकों के साथ राजनीतिक और आर्थिक संबंध थे। सो व्यापार के आधार पर उसका एक और रीजन था यहाँ का रिलीजन। यहाँ का रिलीजन, इन दोनों का रिलीजन क्या है? मुस्लिम। और यहाँ पर जो सेक्रेट प्लेस है, जो पवित्र स्थान है, जिसे मक्का काबा जैसे स्थान है, इस वजह से मुगल शासक उस स्थान पर आवागमन या अपने कंट्रोल मीन्स अपना आना जाना वहां पर बना रहे। इस वजह से ये ओटोमन शासकों के साथ अपने रिलेशन को बनाए रखने का प्रयास करते नजर आएंगे। साथ ही देख लीजिए द रिलेशनशिप बिटवीन द मुगल एंड द ओटोमन्स वाज marked by the concern to ensure free movements for merchants and pilgrimage in the territories अंडर ओटोमन कंट्रोल। यहाँ पर आसानी से जो व्यापारियों को और साथ में व्यापारी और पिलग्रिमेज जितने भी जो यात्री होते थे धार्मिक, उनको आसानी से एक्सेस करने की परमिशन थी। किसके रिलेशन बेसिस पे? मुगल और ओटोमन शासकों के। साथ ही देखेंगे दिस वाज स्पेशली ट्रू फॉर द हिजाज, that part of the Ottoman Arabia where the important pilgrimage center of Mecca and Medina were located। अब ये मुगल शासक, अभी हमने बताया इनके साथ क्यों रिलेशन या राजनीतिक और आर्थिक रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि इनके ओटोमन के अधिकार क्षेत्र में मक्का और मदीना जो पवित्र मुस्लिम धर्म के पवित्र स्थान हैं, स्थल है, उन्हीं तक अपनी पहुंच बनाए रखने के लिए मुगल शासक इनसे संबंध बनाए रखते हैं। सो जब आगे चलकर देखते हैं द मुगल एम्परर यूजुअली कंबाइन रिलीजन एंड कॉमर्स बाय एक्सपोर्टिंग वैल्यूएबल मर्चेंडाइज टू अडन एंड मोगा। कहते हैं बोथ सी रेड सी पोर्ट्स, कहते हैं यहाँ पर जो जितने भी जो वैल्यूएबल जो गुड्स हैं उनको भी ये एक्सपोर्ट करेंगे और उनसे जो आय प्राप्त होगी मीन्स जो अर्निंग होगी उससे क्या करेंगे, ये उसको उस पैसे को चैरिटी में लगाएंगे। लेकिन आगे चलकर हमको देखने को मिलेगा कि जब यहाँ पर आप देखेंगे कि जो औरंगजेब है, कौन है? औरंगजेब डिस्कवर्ड। कहते हैं यहाँ पर एक बात औरंगजेब को पता चलेगी, क्या पता चलेगी मान सिंह जी, कि जो जितने भी जो चैरिटी की जा रही है कि वो सही हाथों में, जिनको ज़रूरत है उनके हाथों में नहीं जा रही है, तो वो क्या करेंगे? वॉज ए मच हाउस ऑफ गॉड एज ए मक्का। कहते हैं कि जैसे मक्का और मदीना जैसे ईश्वर के स्थान हैं, वैसे ही जहाँ पर मुगल साम्राज्य का अधिकार है, कहाँ पर? भारत भी उसी ईश्वर का स्थान है। इसलिए औरंगजेब उस पैसे को उस स्थान पर न खर्च करके भारत में खर्च करने की खर्च करने का कार्य प्रारंभ करता है। तो ये वाली बात हमारी कंप्लीट हो जाती है। कहते हैं कि वहाँ पर हमने पहले देखा, क्या देखा कि सफाविद और मुगलों के कैसे संबंध हैं वहाँ पर इन कंधार को लेकर और उनके राजनीतिक आर्थिक, साथ में धार्मिक यात्राएं और व्यापार को लेकर मुगल और ओटोमन शासकों के कैसे संबंध हैं, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसके बाद चलकर देखते हैं कि अकबर अपने दरबार में इबादत खाने की स्थापना करता है। कब करता है? यहाँ पर देखने को मिलता है 1575 में। इबादत खाने का मतलब था या उनका प्रयास था कि सभी धर्मों के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं उन सभी को डिस्कस की जाए और उनको लोगों तक पहुंचाई जाए। इस वजह से अकबर ईसाई हो, जैनी हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, इन सभी को अपने दरबार में आमंत्रित करता है। उसी की कंटिन्यूटी में यहाँ पर देखने को मिलता है कि जेसुइट एट द मुगल कोर्ट।
कि जो जितने भी क्रिश्चियन जेसुइट मिशनरीज हैं वो मुगल कोर्ट में आती है। तो किस में आती है? 1575 के बाद जो इबादत खाना की स्थापना हुई तो इसमें आते हैं। Europe received a knowledge of India through the accounts Jesuit missionaries, travelers, merchants and the diplomats। कहते हैं जितने भी यूरोपियंस थे वो भारत में जेसुइट मिशनरी, यात्रियों, व्यापारियों और डिप्लोमेट्स मीन्स राजनीतिक जो राजनेताज होते हैं, जो दूत होते हैं, उन्हीं के आधार पर भारत के बारे में यूरोप के लोगों को पता चलता है। जब आगे चलते हैं तो जेसुइट अकाउंट्स आर द अर्लीस्ट इंप्रेशंस ऑफ द मुगल कोर्ट एवर रिकॉर्डेड बाय यूरोपियन राइटर्स। सो ये वाली बात हमको देखने को मिलती है। जब चलकर देखते हैं कि पुर्तगीज आर द राइज ऑफ क्रिश्चियनिटी, जब हम चलेंगे और देखने को मिलेगा कि जो पुर्तगीज लोगों का यहाँ पर मिशनरी लाने और लोगों के धर्म प्रचार के पीछे क्या इंटेंशन है उसको भी जान लेते हैं। Following the discovery of a direct sea routes to India at the end of the 15th century, Portuguese merchants established a network of trading stations in coastal cities। कहते हैं जैसे ही 1498 के अंदर जब वास्को डी गामा भारत के समुद्री रास्ते की खोज करते हैं तो देखते हैं कि इनको भारत पहुंचना, किनको? यूरोपियन, जिसमें पुर्तगीज को सबसे पहले पहुंचना आसान हो गया था। इसके अंतर्गत द पुर्तगीज किंग वाज आल्सो इंटरेस्टेड इन द propagation of Christianity with the help of missionaries of Society Jesus the Jesuits। कहने को या देखने को मिलता है कि जो शासक हैं इस समय पुर्तगीज का, वो भी भारत में धर्म प्रचार का बहुत ज़्यादा इच्छुक है या ऐसी गतिविधियों में वो भी भाग लेता है। तो इस वजह से वो देखने को मिलता है कि जो जेसुइट मिशनरी हैं उनको वो खुद बोलता है और भारत में धर्म प्रचार को बढ़ावा देने का प्रयास करता है ताकि इसी के रास्ते वो भारत पर कंट्रोल कर सके। The Christian missionaries to India during the 16th century were part of the process of trade and empire building। कहते हैं ऐसा इसलिए क्यों कर रहे हैं? देखो, एक तो ट्रेड हो गया और दूसरा अंपायर बिल्डिंग, अपना साम्राज्य बनाने के लिए। दो चीजें अच्छे से समझ लो। पुर्तगीज भी आए हैं तो उनका पहला मकसद था व्यापार, और व्यापार के रास्ते भारत पर अपना नियंत्रण, प्रभाव या क्षेत्र पर अपना कंट्रोल बनाने के लिए ही ये आए थे। सो अब ये चीजें हमारी यहाँ पर क्लियर हो जाती है। क्रिश्चियनिटी प्रमोट बाय अकबर। अभी देखने को मिलता है कि अकबर जब इबादत खाने की स्थापना करता है तो इसी दौरान हमें देखने को मिलेगा कि अकबर स्वयं क्रिश्चियन लोगों को अपने दरबार फतेहपुर सीकरी में 1580 में इनवाइट करेगा। फिर आगे देखते हैं कि अकबर वाज क्यूरियस अबाउट क्रिश्चियनिटी। कहते हैं अकबर स्वयं क्रिश्चियन धर्म को या इसके बारे में जानने का बहुत ज़्यादा क्यूरियस मीन्स उत्सुकता है। एंड dispatched an embassy to Goa to invite Jesuit priests। कहते हैं स्वयं जो जानने का उत्सुक है, इसी वजह से अपने क्या है, अपने दूत को dispatched an embassy, अपने दूतों को भेजता है टू गोवा। किसके लिए? टू इनवाइट जेसुइट प्रिस्ट्स। जितने भी जो जेसुइट प्रिस्ट हैं उनको अपने दरबार में आमंत्रित करने के लिए। आगे चलते हैं। द फर्स्ट जेसुइट मिशनरी रीच मुगल कोर्ट एट फतेहपुर सीकरी इन 1580। पहली बार जो पहली मिशनरी है जो मुगल कोर्ट फतेहपुर में 1580 में आती है और यहाँ पर 2 वर्ष ये रहती है और अकबर के साथ डिस्कशन चलेगा जिसमें देखने को मिलेगा द जेसुइट्स स्पोक टू अकबर अबाउट द क्रिश्चियनिटी, जिसमें जेसुइट मिशनरी अकबर को क्रिश्चियनिटी के बारे में बताएगी एंड डिबेट इट्स वर्च्यूज विद
द उलेमा, और साथ में देखने को मिलेगा कि जब उलेमा और अन्य लोगों के साथ डिस्कशन होगा तो यहाँ पर विवाद भी हमें देखने को मिलता है। 2 more missionaries were sent to the Mughal court at the Lahore in 1591 and 1595। देखने को मिलता है कि 1580 के बाद 2 मिशनरीज भी भारत में आती है, जिसमें से 1591 और 1595 जो कहाँ पर आती है, लाहौर में। और इसके बारे में क्रिश्चियन धर्म के बारे में यहाँ पर डिस्कशन होता है। पर्सनल ऑब्जर्वेशन बाय जेसुइट्स, यहाँ पर देखने को मिलेगा कि जब जो जेसुइट मिशनरीज अकबर के दरबार में रहेगी तो उनका जो नॉलेज है, द जेसुइट अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशन। यहाँ पर देखेंगे कि उनके द्वारा अपने द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशन पर एंड द शेड लाइट ऑन द कैरेक्टर एंड माइंड ऑफ द एम्परर। कहते हैं जो शासक के दिमाग पर इनके द्वारा किए गए ऑब्जर्वेशन को जब डिस्कस करेंगे तो अकबर पर इस बात का सबसे ज़्यादा प्रभाव हमें देखने को मिलता है। जब आगे चलकर देखते हैं पब्लिक असेंबली, जब भी वो अपने दरबार में रहेगा, यहाँ पर देखिए जब बादशाह अपने दरबार में है तो उसके पास में इन मिशनरीज को भी बिठाएगा। देखिए द जेसुइट्स वर असाइंड प्लेस इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू अकबर्स थ्रोन। कहते हैं अपने सिंहासन के पास इनको ये स्थान देता है, कौन, मुगल बादशाह। और साथ ही देखने को मिलेगा पर्सनल ऑब्जर्वेशन ऑन बाय जेसुइट्स। जब देखते हैं तो द जेसुइट अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन पर्सनल ऑब्जर्वेशन। कहते हैं कि जो जेसुइट मिशनरी के जितने भी लोग थे उनका जो अनुभव था वो अपने प्रेक्षणों के आधार पर, मीन्स पर्सनल अनुभवों के आधार पर या ऑब्जर्वेशन के आधार पर था। इस वजह से ये शासक के दिमाग पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डालते हैं। जब आगे चलकर देखते हैं तो कि शासक इतना प्रभावित होता है जेसुइट मिशनरी से कि जब भी वो पब्लिक प्लेस या असेंबली में होता या दरबार में होता तो वो अपने साथ पास में ही इन मिशनरीज को बिठाया करता था या पास में स्थान दिया करता था। इसी के साथ देखने को मिलेगा कि जब भी शासक किसी कैंपेन मीन्स कहीं बाहर जाता साम्राज्य से तो अपने साथ में ही इनको लेकर जाता। और इसके अलावा ये मिशनरीज इन शासकों के बच्चों को शिक्षित करने का काम भी करते थे। साथ ही देखने को मिलता है कि जब भी लेजर टाइम होता शासक का तो ये उन शासकों के साथ कंपनी देते और डिस्कशन भी किया करते थे। तो ये बात हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। जब द जेसुइट अकाउंट्स को जब चलकर देखते हैं तो ये जो पर्शियन भाषा में जो अकाउंट्स मुगल काल के अंदर लिखे गए उनके बारे में हमें जानकारी प्रोवाइड करवाते हैं और उनके विवरण को ये वेरीफाई करते हुए प्रतीत होते हैं। सो ये सारी बातें हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि बहुत सारे जो जेसुइट मिशनरीज इतना तक बोल देते हैं कि जो बादशाह अकबर है वो अपना धर्म परिवर्तित करना चाहता है और वो तुरंत ही और बहुत जल्दी ही ईसाई बनने वाला है। ऐसी बहुत सारी जो मनगढ़ंत और अफवाहें तक वो फैला देते हैं क्योंकि उनको लग रहा था कि वो बादशाह के दिमाग पर सबसे ज़्यादा प्रभाव डाल रहे हैं। इस वजह से जब आगे चलकर हम देखते हैं कि बादशाह 1582 कब, इधर देखिए 1582 के अंदर ये एक नए धर्म की स्थापना करते हैं जिसे दीन ए इलाही के नाम से जाना जाता है। IAS RS हर एग्जाम में पूछा जाता है। इबादत खाने की स्थापना कब हुई? 1575 में। दीन ए इलाही की स्थापना कब हुई? 1582 में। पहली बार मिशनरीज कब आई? 1580 में। और इसके बाद कितनी मिशनरी आई? 2 मिशनरी आई। कहाँ पर आई? लाहौर में आई। ऐसी बहुत सारी बातें देखने को मिलती है। और एक क्वेश्चन लास्ट में जो हर कंपटीशन और CBSE में पक्का पूछेगा कि जब इबादत खाने की स्थापना की गई तो यहाँ पर सभी धर्मों के लोग शामिल हुए थे, केवल एक धर्म के लोग को छोड़कर, वो थे बुद्धिस्ट। सो ये वाली बात भी आप बहुत अच्छे से याद रखना। आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो
अपने विचार कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और साथ ही साथ नीडी बच्चे तक इसे ज़रूर पहुंचाने का प्रयास करना। और हमारे अंतिम वही शब्द, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।